अध्याय 16 गॉड्रिक्स हॉलो। अगले दिन जब हैरी जागा तो उसे बीते दिन की घटनाएं याद आने में कुछ पल लग गए। फिर उसने बचकानी उम्मीद की कि यह जरूर बुरा सपना होगा और रॉन अब भी वहीं होगा, घर नहीं गया होगा। मगर तकिए पर सिर घुमाते ही उसे रॉन का खाली बिस्तर दिख गया। यह किसी मुर्दा शरीर की तरह उसकी आंखों को खींच रहा था। हैरी अपनी बर्थ से नीचे कूदा और उसने रॉन के बिस्तर से अपनी आंखें दूर रखीं। हरमाइनी पहले ही किचन में व्यस्त थी। उसने हैरी से गुड मॉर्निंग नहीं कहा, बल्कि उसके पास से गुजरते समय जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। वह चला गया है, हैरी खुद से बोला। वह चला गया है। नहाते और कपड़े पहनते समय वह बार बार यही बात सोचता रहा, जैसे बार बार दोहराने से इसका सदमा कम हो जाएगा। वह चला गया है और वापस नहीं लौट रहा है। हैरी जानता था कि सच्चाई यही थी, क्योंकि उनके रक्षात्मक सम्मोहनों के कारण एक बार इस जगह से दूर जाने के बाद रॉन उन्हें फिर कभी खोज नहीं पाएगा। उसने और हरमाइनी ने खामोशी में नाश्ता किया। हरमाइनी की आंखें फूली हुई और लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात को सोई नहीं थी। उन्होंने अपना सामान पैक किया, हालांकि हरमाइनी टामाटोल कर रही थी। हैरी जानता था कि वह नदी किनारे के इस पड़ाव से जाने में इतना समय क्यों लगा रही थी। उसने कई बार हरमाइनी को उत्सुकता से ऊपर ताकते हुए देखा। हैरी जानता था कि वह यह सोचकर खुद को मुगालते में रख रही है कि भारी बारिश में उसे कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन पेड़ों के बीच से लाल बालों वाली कोई आकृति नजर नहीं आई। हरमाइनी की देखा देखी हैरी भी बार बार जंगल की तरफ देख रहा था, क्योंकि वह खुद भी यही उम्मीद कर रहा था। बहरहाल उसे बारिश भरे जंगल के सिवाय कुछ नहीं दिखा। उसके भीतर आवेश की एक और लहर उठी। उसे रॉन की बात सुनाई दे रही थी। हमने सोचा था तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। सीने पर बोझ महसूस करते हुए वह दोबारा पैकिंग करने लगा। उनके पास वाली कीचड़ भरी नदी तेजी से चल रही थी और वे जानते थे कि जल्दी ही यह किनारे के ऊपर बहने लगेगी। सामान्य स्थिति में वे इस जगह से जिस वक्त रवाना होते, उसके लगभग 1 घंटे बाद तक टामाटोल करते रहे। आखिरकार अपने बैग को 3 बार पूरी तरह खाली और पैक करने के बाद हरमाइनी को देर करने का और कोई बहाना नहीं सूझा। वह और हैरी हाथ पकड़कर अंतर्ध्यान हो गए। अब वे झाड़ियों में ढकी एक हवादार पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही हरमाइनी ने फौरन हैरी का हाथ छोड़ दिया और उससे दूर जाकर एक बड़ी चट्टान पर बैठ गई। उसका चेहरा घुटनों के बीच छिपा था और वह हिल रही थी, जिससे हैरी समझ गया कि वह सुबक रही थी। वह उसे देखता रहा। उसे लग रहा था कि उसे जाकर हरमाइनी को तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन किसी कारण वह वहीं रुका रहा। उसके भीतर की हर चीज ठंडी और जकड़न भरी लग रही थी। एक बार फिर उसे रॉन के चेहरे पर मौजूद हिकारत का भाव याद आ गया। हैरी उठ खड़ा हुआ और हरमाइनी के चारों तरफ एक बड़े गोले में चलने लगा। वह उन सुरक्षात्मक मंत्रों को पढ़ रहा था जिन्हें आमतौर पर हरमाइनी पढ़ती थी। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने रॉन का जिक्र तक नहीं किया। हैरी ने ठान लिया था कि अब वो उसका नाम नहीं लेगा। शायद हरमाइनी जानती थी कि इस मुद्दे पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। कई बार रात को हैरी को उसके रोने की आवाज सुनाई देती थी, जब हरमाइनी को लगता था कि हैरी सो गया होगा। इस दौरान हैरी हॉगवर्ट्स का नक्शा निकालकर छड़ी की रोशनी में उसे बार बार देखने लगा। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब रॉन के नाम वाला बिंदु हॉगवर्ट्स के गलियारों में नजर आए, जिससे यह साबित हो जाए कि शुद्ध खून वाला होने के नाते वह सुरक्षित रूप से आरामदेह महल में लौट गया है। बहरहाल रॉन नक्शे में नजर नहीं आया। कुछ समय बाद हैरी ने पाया कि वह लड़कियों के कमरे में जिनी के नाम को घूर रहा है। वह सोच रहा था कि जिस शिद्दत से वह इसकी ओर घूर रहा है, क्या उससे जिनी की नींद टूट जाएगी? क्या उसे किसी तरह ये पता चल जाएगा कि वह उसके बारे में सोच रहा है और उसके सही सलामत होने की उम्मीद कर रहा है? दिन में वे यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि गुरुद्वार की तलवार कहाँ छिपी हो सकती है। डंबलडोर ने इसे कहाँ छिपाया होगा, इस बारे में वे जितनी ज्यादा बातें करते थे, उनके अनुमान उतने ही ज्यादा बेतुके और हवाई लगते थे। अपने दिमाग पर पूरा जोर डालने के बाद भी हैरी को याद नहीं आया कि डंबलडोर ने किसी ऐसी जगह का जिक्र किया हो जहां वे कोई चीज छिपा सकते थे। ऐसे कई मौके आए जब वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि वह रॉन पर ज्यादा गुस्सा है या डंबलडोर पर। हमने सोचा था तुम्हें पता होगा तुम क्या कर रहे हो। हमने सोचा था डंबलडोर ने तुम्हें बताया होगा कि क्या करना है। हमने सोचा था तुम्हारे पास पक्की योजना है। वह खुद से ये बात नहीं छिपा पाया। रॉन ने शायद सही कहा था। डंबलडोर ने उसके लिए एक भी सुराग नहीं छोड़ा था। उन लोगों ने एक हॉर्क्रक्स खोज लिया है, लेकिन उनके पास इसे नष्ट करने का कोई साधन नहीं था। बाकी हॉर्क्रक्सों तक पहुंचना पहले जितना ही असंभव लग रहा था। निराशा उस पर हावी होने लगी। अब वह इस बात पर हैरान होने लगा
कि उसने इस भटकने वाली निरर्थक यात्रा में अपने दोस्तों को शामिल करने की हिमाकत कर ली थी। वह कुछ भी नहीं जानता था, उसके पास कोई विचार नहीं था, कोई पक्की योजना नहीं थी, और अब तो उसे रह रहकर यह भी डर सताने लगा था कि हरमाइनी भी किसी भी पल उससे कह सकती है कि अब बहुत हो चुका, वह भी जा रही है। वे लगभग खामोशी में रातें गुजार रहे थे। हरमाइनी फिनिस नाइजिलस की तस्वीर को बार-बार निकालकर एक कुर्सी पर रखने लगती थी, जैसे इससे रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। हालांकि फिनिस नाइजिलस ने दोबारा कभी न आने की धमकी दी थी, लेकिन शायद वह हैरी की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रलोभन को नहीं छोड़ पाया, इसलिए वह हर कुछ दिनों में आंखों पर पट्टी बांधकर आने के लिए तैयार हो गया। हैरी को भी उसे देखकर खुशी होती थी, क्योंकि उसके आने से बोरियत दूर हो जाती थी। हालांकि वह थोड़े ताने भी मारता था। वे हॉगवर्ट्स में होने वाली घटनाओं की खबर पाकर खुश होते थे। हालांकि फिनिस नाइजेलस आदर्श खबरी नहीं था। वह स्नेप का सम्मान करता था, जो उसके बाद नागशक्ति हाउस का स्कूल का पहला हेडमास्टर था। इसके अलावा उन्हें यह सावधानी भी रखनी पड़ती थी कि वे स्नेप की आलोचना न करें या उसके बारे में अनुचित सवाल न पूछे, क्योंकि इस पर फिनिस नाइजेलस नाराज होकर फौरन तस्वीर से चला जाता था। बहरहाल फिनिस नाइजेलस से उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। कुछ विद्यार्थी स्नेप के खिलाफ लगातार बगावत कर रहे थे, जिन्हीं के हॉग्समीड जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्नेप ने अम्बridge के पुराने आदेश को दोबारा लागू कर दिया था, जिसके तहत 3 या अधिक विद्यार्थी के एक साथ होने और किसी भी तरह की अनाधिकारिक विद्यार्थी सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह सब सुनकर हैरी इस नतीजे पर पहुंचा कि जिनी और शायद उसके साथ नेविल और लूना भी डंबलडोर की सेना के काम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे थे। इस छोटी सी खबर से हैरी के मन में जिनी को देखने की इतनी प्रबल इच्छा हुई कि उसके सीने में दर्द सा होने लगा। बहरहाल इससे उसे दोबारा रॉन, डंबलडोर और हॉगवर्ट्स की याद आ गई, जिससे बिछड़ने का उसे उतना ही अफसोस था जितना कि अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड से बिछड़ने का था। जब फिनिस नाइजेलस ने स्नेप की सजाओं की खबर सुनाई तो हैरी के मन में एक दीवानगी भरी कल्पना आई कि वह स्नेप के प्रशासन को अस्थिर करने के लिए दोबारा स्कूल पहुंच जाए। अच्छा खाना, नर्म बिस्तर और दूसरे लोगों पर जिम्मेदारी होना उस पल दुनिया की सबसे बढ़िया संभावना लग रही थी। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह अवांछित क्रमांक 1 था। उसके सिर पर 10,000 गैलियन का पुरस्कार था, और इन दिनों हॉगवर्ट्स में कदम रखना जादू मंत्रालय में कदम रखने जितना ही खतरनाक था। फिनिस नाइजेलस ने अनजाने में ही इस बात की पुष्टि कर दी जब उसने हैरी और हरमाइनी के पते ठिकाने के बारे में सवाल किए। जब भी वो ऐसा करता था, हरमाइनी उसकी तस्वीर को वापस अपने बैग में ठूंस देती थी, और इस अप्रत्याशित विदाई से नाराज होकर फिनिस नाइजेलस कुछ दिनों तक दोबारा प्रकट नहीं होता था। मौसम अब ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। वे किसी एक इलाके में बहुत ज्यादा समय तक रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए पाले में भरे दक्षिण इंग्लैंड में रुके रहने के बजाय वे इधर से उधर भटकते रहे। कभी वे पहाड़ पर पहुंच जाते थे, जहां बर्फ उनके टेंट पर प्रहार करती थी, तो कभी चौड़े बंजर इलाके में टेंट लगाते थे, जहां टेंट पर ठंडे पानी की बाढ़ आ जाती थी। तो कभी वे स्कॉटिश झील के पास के छोटे टापू पर पहुंच जाते थे, जहां बर्फ रात में उनके टेंट को आधा दफन कर देती थी। आते जाते हुए उन्हें सिटिंग रूम की कई खिड़कियों में जगमगाते क्रिसमस ट्री दिखने लगे थे। इसके कुछ समय बाद एक शाम को हैरी ने यह सुझाव देने का फैसला किया कि शायद उन्हें उस जगह पर खोज करनी चाहिए जिसे उन्होंने अब तक नजरअंदाज किया था। उन्होंने अभी अभी असामान्य रूप से अच्छा खाना खाया था। हरमाइनी अदृश्य चोगे में सुपरमार्केट गई थी। वहां से लौटते समय वह एक खुले ड्रॉर में ईमानदारी से पैसे डाल आई थी, और हैरी ने सोचा था कि भरपेट अच्छा खाने खाने के बाद हरमाइनी से अपनी बात मनवाना ज्यादा आसान होगा। उसने दूरदर्शिता से यह सुझाव भी दिया कि वे कुछ घंटे तक हॉर्क्रक्स न पहने और इसे करीब वाली बर्थ के सिरे पर लटका दें। हरमाइनी? वह बीडल की कहानियां पुस्तक लेकर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठी थी। हैरी यह कल्पना नहीं कर पाया कि वह इस पुस्तक को कितने समय तक पढ़ेगी, जो आखिरकार ज्यादा बड़ी नहीं थी। बहरहाल वह अब भी इसमें किसी चीज को खोजने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुर्सी के हत्थे पर स्पेलमैन सिलेबरी खुली थी। हैरी ने खंखार कर अपना गला साफ किया। उसे वैसे ही महसूस हुआ जैसे कुछ साल पहले तब हुआ था, जब उसने प्रोफेसर मैकगोनिगल से पूछा था कि क्या वह डसली परिवार की इजाजत के बिना हॉग्समीड जा सकता है। हरमाइनी, मैं सोच रहा हूँ। हैरी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जाहिर है वह उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने आगे झुककर बीडल की कहानियां पुस्तक हैरी की ओर बढ़ाई। इस प्रतीक को देखो, उसने एक पन्ने की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी को वहां कहानी का शीर्षक दिखा। क्योंकि उसे पुरातन लिपियां पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह यह बात पक्के तौर पर नहीं कह सकता था। वहां पर एक त्रिकोणीय आंख की तस्वीर भी दिख रही थी, जिसकी पुतली पर ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा थी। मैंने कभी पुरातन लिपि का अध्ययन नहीं किया है हरमाइनी। मैं जानती हूँ, लेकिन ये पुरातन लिपि नहीं है,
और ये सिलेबरी में भी नहीं है। मुझे लगता था कि यह आंख की तस्वीर है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। इसे स्याही से बनाया गया है। देखो, किसी ने इसे यहाँ बनाया है। दरअसल यह किताब का हिस्सा ही नहीं है। सोचो, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? नहीं, नहीं, एक मिनट रुकना। हैरी ने ज्यादा गौर से देखा। कहीं यह वही प्रतीक तो नहीं है जिसे लूना के डैडी अपने गले में लटका कर रखते हैं? मैंने भी यही सोचा था। फिर तो यह ग्रिंडलवाल्ड का निशान है। हरमाइनी का मुंह खुला रह गया। क्या? क्रम ने मुझे बताया था। उसने हरमाइनी को वह सब बता दिया जो विक्टर क्रम ने उसे शादी में बताया था। हरमाइनी हैरान रह गई। ग्रिंडलवाल्ड का निशान? उसने हैरी को, फिर अजीब प्रतीक को देखा और फिर हैरी को देखने लगी। मैंने कभी नहीं सुना कि ग्रिंडलवाल्ड का कोई निशान था। मैंने उसके बारे में जितना भी पढ़ा है उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। देखो, जैसा मैंने कहा, क्रम ने बताया था कि यह प्रतीक डर्मस्ट्राइंग की दीवार पर बना था और इसे ग्रिंडलवाल्ड ने वहां बनाया था। हरमानी दोबारा कुर्सी पर बैठ गई और उसने त्योरियां चढ़ा ली। बड़ी अजीब बात है। अगर एक काले जादू का प्रतीक है, तो यह बच्चों की कहानियों की पुस्तक में क्या कर रहा है? हाँ, यह अजीब है, हैरी ने कहा। और स्क्रिमग्योर इसे क्यों नहीं पहचान पाया? वह मंत्री था। उसे तो काले जादू का विशेषज्ञ होना चाहिए था। मैं जानती हूँ, शायद मेरी ही तरह उसने भी यही सोचा होगा कि यह एक आंख है। बाकी सभी कहानियों के शीर्षक के ऊपर छोटी तस्वीरें हैं। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि अजीब निशान को देखती रही। हैरी ने दोबारा कोशिश की। हरमाइनी, हम्म, मैं सोच रहा हूँ, मैं गॉर्डिक्स हॉलो जाना चाहता हूँ। हरमाइनी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें उस पर केंद्रित नहीं थी। हैरी को यकीन था कि वह अब भी पुस्तक के रहस्यमय निशान के बारे में सोच रही थी। वह बोली, हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। दरअसल मुझे भी लगता है कि हमें जाना चाहिए। क्या तुमने मेरी बात सही सुनी है? उसने पूछा। जाहिर है मैंने सही सुनी है। तुम गॉड्रिक्स हॉलो जाना चाहते हो। मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं किसी और जगह के बारे में नहीं सोच सकती जहाँ यह हो सकती है। काम तो खतरनाक है, लेकिन मैं इस बारे में जितना ज्यादा सोचती हूँ, इस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना नजर आती है कि यह वहीं होगी। क्या वहां होगी? हैरी ने पूछा। इस पर हरमाइनी भी हैरी जितनी ही चकराई हुई दिखने लगी। तलवार, हैरी। डंबलडोर जरूर जानते होंगे कि तुम वहां जाना चाहोगे। इसके अलावा गॉड्रिक्स हॉलो गौरव गरुड़द्वार का जन्म स्थान भी है। क्या? गौरव गरुड़द्वार गॉड्रिक्स हॉलो में पैदा हुए थे? हैरी, तुमने जादू का इतिहास पुस्तक कभी खोली भी है? हाँ, उसने कहा और महीनों बाद शायद पहली बार मुस्कुराया। उसे अपने चेहरे की मांसपेशियां अजीब तरह से सख्त महसूस हुई। मैंने इसे जरूर खोला होगा, खरीदते समय, बस एक बार। देखो, चूंकि इस गांव का नाम उनके नाम पर रखा गया है, इसलिए मैंने सोचा था कि तुम संबंध जोड़ लोगे, हरमाइनी ने कहा। काफी समय बाद वो अपने पुराने स्वरूप में दिख रही थी। हैरी को लग रहा था कि अब शायद वो यह कहेगी कि वो लाइब्रेरी जा रही है। जादू का इतिहास पुस्तक में इस गांव का जिक्र है। जरा ठहरो। हरमाइनी ने बैग खोला और कुछ देर तक टटोलती रही। आखिरकार उसने बेथिल्डा बैकशॉट की पुस्तक जादू का इतिहास निकाली। वो इसे तब तक पलटती रही जब तक कि मनचाहे पन्ने पर नहीं पहुंच गई। 1689 में अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता अधिनियम पर हस्ताक्षर होने के बाद जादूगर छिपकर रहने लगे। वे मगलू समुदाय के भीतर अपने छोटे छोटे समुदाय बनाकर रहने लगे। आपसी सहारे और सुरक्षा की खातिर कई छोटे गांवों में कई जादूगर परिवार एक साथ रहने लगे। कार्नवाल में टिनवर्थ, यॉर्कशायर में अपर फ्लेजली और इंग्लैंड के दक्षिणी किनारे पर ओट्री सेंट कैचपुल के गांव जादूगर परिवारों के प्रमुख ठिकाने बन गए, जो सहिष्णु और कई बार सम्मोहित मगलुओं के बीच रहते थे। इन अर्ध जादुई निवास स्थानों में गॉड्रिक्स हॉलो शायद सबसे मशहूर है। यह वेस्ट कंट्री का वह गांव है जहां महान जादूगर गौरव गरुड़द्वार पैदा हुए थे, और यहीं पर लुहार जादूगर बाउमेन राइट ने पहली सुनहरी गेंद बनाई थी। कब्रिस्तान में प्राचीन जादूगर परिवारों के नाम भरे हुए हैं, और निसंदेह इसी वजह से यहाँ के छोटे से चर्च के बुताहा होने की कहानियां कई सदियों से फैली हुई हैं। तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता का कोई जिक्र नहीं है, हरमाइनी ने पुस्तक बंद करते हुए कहा, क्योंकि प्रोफेसर बैकशॉट 19वीं सदी के अंत के बाद की किसी चीज का उल्लेख नहीं करती हैं। लेकिन तुमने देखा, गॉड्रिक्स हॉलो गरुड़द्वार गांव, गरुड़द्वार की तलवार। तुम्हें नहीं लगता कि डंबलडोर को यह उम्मीद होगी कि तुम यह संबंध जोड़ लोगे? ओह हाँ। हैरी ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि गॉड्रिक्स हॉलो जाने का सुझाव देते समय वह तलवार के बारे में जरा भी सोच रहा था। उसके लिए तो उस गांव का आकर्षण उसके माता पिता की कब्रों में था, उस मकान में था जहां वो मौत से बाल बाल बचा था, और बेथिल्डा बैकशॉट में था। याद है म्यूरियल ने क्या कहा था? उसने अंततः पूछा। कौन? वह झिझका, क्योंकि वो रॉन का नाम नहीं लेना चाहता था।
जिनी की ग्रेट आंट शादी में जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे टखने बहुत पतले हैं। ओह, हरमाइनी ने कहा। वो बहुत उलझन भरा पल था। हैरी जानता था हरमाइनी को यह एहसास हो गया था कि वो रॉन का नाम लेने वाला था। हैरी आगे बोला, उन्होंने कहा था कि बेथिल्डा बैकशॉट अब भी गॉड्रिक्स हॉलो में ही रहती है। बेथिल्डा बैकशॉट, हरमाइनी बुदबुदाई और जादू का इतिहास के सामने वाले कवर पर उभरे बेथिल्डा के नाम पर उंगली फेरी। अच्छा, मुझे लगता है। उसने इतने नाटकीय तरीके से आह भरी कि हैरी का दिल धक रह गया। वो अपनी छड़ी निकालकर टेंट के दरवाजे की तरफ घूम गया। उसे आशंका थी कि वहां कोई हाथ दिखेगा जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या? उसने आधे गुस्से और आधी राहत से कहा। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगा था कि तुमने किसी प्राणभक्षी को टेंट में घुसते देख लिया है। हैरी, अगर बेथल्डा के पास तलवार हुई तो? अगर डंबलडोर ने तलवार उसके पास रख दी हो तो? हैरी ने इस संभावना पर विचार किया। बेथिल्डा अब तक बहुत बूढ़ी हो चुकी होगी और म्यूरल के अनुसार सटिया चुकी थी। क्या इस बात की संभावना थी कि डंबलडोर ने गुरुद्वार की तलवार उसके पास छिपाई होगी? हैरी ने महसूस किया कि अगर ऐसा है तो डंबलडोर ने बहुत कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। डंबलडोर ने उसे कभी नहीं बताया कि उन्होंने असली तलवार की जगह पर नकली तलवार रख दी थी। उन्होंने बेथिल्डा के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र तक नहीं किया था। बहरहाल यह समय हरमाइनी के सुझाव पर शंका जाहिर करने का नहीं था। तब तो बिल्कुल नहीं, जब वह हैरी की सबसे प्रिय हसरत को मानने के लिए आश्चर्यजनक रूप से इच्छुक थी। हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं। तो क्या हम गॉड्रिक्स हॉलो चलें? हाँ, लेकिन हमें इस बारे में सावधानी से सोचना होगा हैरी। हरमाइनी अब बैठ रही थी और हैरी जानता था कि दोबारा ये योजना बनाने की संभावना से उसकी तरह ही हरमाइनी का मूड भी ठीक हो गया था। इसके लिए सबसे पहले हमें अदृश्य चोगे के नीचे साथ साथ अंतर्ध्यान होने का अभ्यास करना होगा और शायद विभ्रम सम्मोहन के प्रयोग में भी समझदारी होगी, जब तक कि हम बेसबदल काढ़े का दोबारा इस्तेमाल न करना चाहें। ऐसा करने के लिए हमें किसी के बाल हासिल करने होंगे। शायद यही करना बेहतर होगा हैरी। हमारा हुलिया जितना ज्यादा अलग होगा उतना ही बढ़िया है। हैरी ने हरमाइनी को बोलने दिया। जब भी वह थोड़ा ठहरती थी तो वह सिर हिलाकर सहमति जताने लगता था, लेकिन उसका दिमाग हरमाइनी की बातों में नहीं था। ग्रीन गॉट में नकली तलवार है, यह पता लगने के बाद वो पहली बार रोमांचित महसूस कर रहा था। वह घर जाने वाला था। वह उस जगह लौटने वाला था जहां उसका परिवार रहता था। अगर वोल्डेमॉर्ट नहीं होता तो वह गॉड्रिक्स हॉलो में ही बड़ा होता और वही स्कूल की हर छुट्टी बिताता। वो अपने घर पर दोस्तों को बुला सकता था। उसके भाई बहन हो सकते थे। उसके 17वें जन्मदिन का केक उसकी मम्मी ने बनाया होता। जो जिंदगी उसने खो दी थी, वह इस पल जितनी वास्तविक लग रही थी उतनी कभी नहीं लगी थी। वह उस जगह को देखने वाला था जहां उससे इस सुखद जिंदगी की संभावना को छीन लिया गया था। जब उस रात को हरमाइनी सोने चली गई तो हैरी ने धीरे से उसके हैंडबैग में से अपना बैग निकाला और उसके भीतर से वो फोटो एल्बम निकाला जो हैग्रिड ने उसे काफी समय पहले दिया था। महीनों बाद पहली बार हैरी ने अपने माता पिता की पुरानी तस्वीरें देखी, जो उसकी तरफ हाथ हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अब उनकी बस यही निशानियां बची थीं। हैरी अगले ही दिन खुशी खुशी गॉड्रिक्स हॉलो की तरफ चल देता, लेकिन हरमाइनी का विचार कुछ और ही था। उसे यकीन था कि वोल्डेमॉर्ट को उम्मीद होगी कि हैरी अपने माता पिता की कब्रों को देखने जाएगा। इसलिए हरमाइनी ने संकल्प कर लिया कि वे सबसे अच्छे वेश में छिपने के बाद ही वहां से जाएंगे। उन्होंने क्रिसमस की खरीदारी में जुटे मगलुओं के बाल चुपके से हासिल कर लिए और अदृश्य चौके के नीचे एक साथ अंतर्ध्यान होना सीख लिया। एक सप्ताह बाद जाकर हरमाइनी ने यात्रा के लिए हाँ भरी। उनकी योजना यह थी कि वे अंधेरे में अंतर्ध्यान होकर गांव में पहुंचे। इसलिए उन्होंने देर शाम को आखिरकार भेसबदल काढ़ा पिया। हैरी फौरन एक अधगंजे अधेड़ मगलू में बदल गया। हरमाइनी उसकी नाटी और थोड़ी सहमी हुई पत्नी में बदल गई। उन्होंने अपना सारा सामान बैग में रख लिया, हॉर्क्रक्स को छोड़कर, जिसकी चेन हैरी गले में डाले था, और उस बैग को हरमाइनी ने अपने कोट के भीतर वाली जेब में रख लिया। हैरी ने दोनों पर अदृश्य चोगा डाला और वे घूमकर दमघोंटू अंधेरे में खो गए। जब हैरी ने आंखें खोली तो उसका दिल उछलकर गले में पहुंच गया था। वे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े एक बर्फ भरी गली में खड़े थे। ऊपर गहरा नीला आसमान था, जिसमें रात के पहले सितारे धुंधले से चमकने लगे थे। संकरी सड़क के दोनों ओर मकान थे, जिनकी खिड़कियों में क्रिसमस की सजावट नजर आ रही थी। उनके सामने सुनहरी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में थोड़ी दूर पर गांव का चौक दिख रहा था। इतनी सारी बर्फ, हरमाइनी चोगे के नीचे से फुसफुसाई। हमने बर्फ के बारे में क्यों नहीं सोचा? इतनी सारी सावधानियों के बावजूद हमारे पैरों के निशान पीछे छूट जाएंगे। हमें उन्हें मिटाना होगा। तुम आगे आगे चलो, मैं निशान मिटाती चलती हूँ। हैरी पेंटोमाइम करने वाले घोड़े की तरह गांव में दाखिल नहीं होना चाहता था और अदृश्य रहकर जादू से निशान भी नहीं मिटाना चाहता था। हैरी बोला, हम चोगा उतार देते हैं। यह सुनकर जब हरमाइनी के होश फाख्ता हो गए तो वह फौरन बोला,
ओह छोड़ो भी, हम अपने असली रूप में तो है नहीं, वैसे भी आसपास कोई दिख नहीं रहा है। उसने चोगा अपनी जैकेट में रख लिया और वे आगे की तरफ चल दिए। जब वे घरों के पास से गुजरे तो बर्फीली हवा उनके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ी। उनमें से कोई सा भी वह घर हो सकता था जिसमें जेम्स और लिली कभी रहे थे, या जहां बेथिल्डा इस वक्त रहती होगी। हैरी ने पास के घरों के दरवाजों, बर्फ के बोझ से दबती छतों और सामने वाले पोर्चों को निहारा। वह सोच रहा था कि क्या उन्हें देखकर उसे कुछ याद आता है। मन ही मन वो जानता था कि असंभव है, क्योंकि जब वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था तब उसकी उम्र लगभग 1 साल थी। उसे तो ये यकीन भी नहीं था कि वो मकान उसे नजर आएगा। उसे पता नहीं था कि रहस्य रक्षकों के मरने के बाद क्या होता है। जिस छोटी सी गली में वे चल रहे थे, कुछ समय बाद वो घूम कर बाईं ओर मुड़ गई और उन्हें गांव के बीच का छोटा चौक दिखने लगा। चौक के चारों तरफ रंगीन रोशनियां थी। इसके बीच में युद्ध का स्मारक लगा था, जो हवा में लहरा रहे क्रिसमस ट्री से ढका था। कई दुकानें थी, एक पोस्ट ऑफिस, एक शराब खाना और एक छोटा चर्च जिसकी कांच की खिड़कियां चौक के पार चमक रही थी। यहाँ बर्फ पर काफी सारे निशान थे। लोग इस पर दिन भर चलते थे, जिस वजह से बर्फ सख्त और फिसलन भरी हो गई थी। गांव वाले उनके सामने इधर से उधर जा रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी उनकी आकृतियों पर पड़ रही थी। जब शराब खाने का दरवाजा खुला और बंद हुआ तो उन्हें अचानक हंसी और पॉप म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। फिर उन्होंने छोटे चर्च के भीतर क्रिसमस के भजन शुरू होने की आवाज सुनी। हैरी, मुझे लगता है कि आज क्रिसमस ईव है, हर्माइनी ने कहा। क्या सचमुच? उसे तारीख पता नहीं थी। उन्होंने कई हफ्तों से अखबार की झलक तक नहीं देखी थी। मुझे यकीन है आज क्रिसमस ईव है, हरमाइनी ने चर्च पर आंखें टिकाते हुए कहा। वे वे लोग वहां होंगे, है ना? तुम्हारे मम्मी डैडी। मुझे इसके पीछे कब्रिस्तान नजर आ रहा है। हैरी को ऐसा रोमांच महसूस हुआ जो रोमांच से परे था। एक तरह से उसे डर की संज्ञा दी जा सकती थी। अब इतने करीब आने पर वह सोचने लगा कि क्या वह ये सचमुच देखना चाहता था। शायद हरमाइनी उसकी भावनाओं को समझ गई, क्योंकि उसने हैरी का हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसके आगे चलकर उसे खींचने लगी। बहरहाल आधा चौक पार करने के बाद वह रुक गई। हैरी, देखो! वह युद्ध के स्मारक की तरफ इशारा कर रही थी। जब वे इसके पास से गुजरे थे तो इसका रूप बदल गया था। नामों से ढके स्मारक की जगह अब वहां 3 लोगों की मूर्तियां दिख रही थी। बिखरे बालों और चश्मे वाला एक आदमी, लंबे बालों वाली एक सुंदर औरत और उसकी गोद में बैठा एक छोटा बच्चा। बर्फ उन सभी के सिर पर रुएदार सफेद टोपियों की तरह जमी थी। हैरी ने ज्यादा करीब जाकर अपने मम्मी डैडी के चेहरों को देखा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ एक मूर्ति होगी। अपनी पत्थर की मूर्ति देखना कितना अजीब था। एक खुश बच्चा जिसके माथे पर कोई निशान नहीं था। चलो, हैरी ने कहा जब उसने जी भरकर देख लिया। वे दोबारा चर्च की ओर चल दिए। सड़क पार करते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मूर्ति एक बार फिर युद्ध के स्मारक में बदल गई थी। जैसे जैसे वे चर्च के पास पहुंचे, भजनों की आवाज ज्यादा तेज होती गई। हैरी का गला रूंध गया। इसने उसे हॉगवर्ट्स की याद दिला दी, जहां पीव्स कवचों के भीतर से भजनों के बदतमीजी भरे संस्करण गाता था, जहां बड़े हॉल में 12 क्रिसमस ट्री लगते थे, जहां डंबलडोर ने एक बार पटाखे में जीता हैट पहना था, जहां रॉन हाथ से बुना स्वेटर पहने था। कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार में एक छोटा गेट था। हरमाइनी ने इसे बहुत धीरे से खोला और वे चुपके से भीतर पहुंच गए। चर्च के दरवाजे की तरफ जाने वाले फिसलन भरे रास्ते के दोनों तरफ जमी बर्फ मोटी और अनछुई थी। वे बर्फ पर चलकर अपने पीछे गहरे निशान छोड़ते गए। जब वे इमारत के पास से गोल घूमे और चमकती खिड़कियों के नीचे की छाया में छिपते हुए आगे चलते गए। चर्च के पीछे कब्र के पत्थर बर्फ के नीले कंबल में से बाहर निकलते दिख रहे थे, क्योंकि जहां भी खिड़की के कांच से आती रोशनी बर्फ से टकराती थी, यह लाल, सुनहरे और हरे रंगों की छटा बिखेरने लगती थी। हाथ को जैकेट की जेब में रखी छड़ी पर जमाते हुए हैरी सबसे करीबी कब्र की ओर बढ़ा। यह देखो, यह एबॉट है। हन्ना का दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है। अपनी आवाज नीची रखो, हरमाइनी ने उससे विनती की। वे कब्रिस्तान में और अंदर चलते गए तथा अपने पीछे बर्फ में गहरे निशान छोड़ते गए। वे पुराने पत्थरों पर लिखे शब्द पढ़ने के लिए झुकते थे और बीच बीच में आसपास के अंधेरों में आंखें गड़ाकर यह सुनिश्चित कर लेते थे कि वे बिल्कुल अकेले हैं। हैरी, यहाँ! हरमाइनी 2 कतार दूर थी। हैरी जब उसके पास गया तो उसका दिल उछल रहा था। क्या मेरे मम्मी डैडी? नहीं, लेकिन देखो तो सही। उसने स्याह पत्थर की ओर इशारा किया। हैरी ने नीचे झुककर जमे हुए काईदार पत्थर को देखा, जिस पर कैंड्रा डंबलडोर लिखा था। उसके नीचे जन्म और मृत्यु की तारीखें लिखी थी। उनके भी थोड़े नीचे लिखा था, और उनकी बेटी एरियाना, एक कोटेशन भी था।
जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। इसका मतलब है रीटा स्कीटर और म्यूरियल की कुछ बातें सच थी। डंबलडोर परिवार सचमुच यहाँ रहता था और उनके कुछ सदस्य यहाँ मरे थे। कब्र को देखना उसके बारे में सुनने से भी ज्यादा बुरा था। हैरी ये सोचे बिना नहीं रह सका कि इस कब्रिस्तान में उसकी और डंबलडोर की गहरी जड़ें थी और डंबलडोर को उसे यह बात बता देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने उसे अपने इस आपसी संबंध को बताने के बारे में कभी सोचा तक नहीं। वे एक साथ यहाँ आ सकते थे। एक पल के लिए हैरी ने डंबलडोर के साथ यहाँ आने की कल्पना की। अगर ऐसा होता तो उनके बीच कितना गहरा बंधन जुड़ जाता और उसके लिए यह कितना मायने रखता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि डंबलडोर के लिए यह तथ्य एक महत्वहीन संयोग था कि उनके परिवार एक ही कब्रिस्तान में पास पास विश्राम कर रहे थे। या फिर यह बताना शायद उस काम के लिए जरूरी नहीं था जो वे हैरी से कराना चाहते थे। हरमाइनी हैरी को देख रही थी। हैरी को इस बात की खुशी हुई कि उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। उसने एक बार फिर पत्थर पर लिखे शब्द पढ़े, जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। वह इन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया। निश्चित रूप से डंबलडोर ने ही इन्हें चुना था, क्योंकि माँ की मौत के बाद वे ही परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे। क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया? हरमाइनी ने बात शुरू की। नहीं, हैरी ने रूखा जवाब दिया और फिर बोला, चलो आगे देखते हैं। फिर वह दूर मुड़ गया और सोचने लगा कि काश उसने वह पत्थर नहीं देखा होता। वह नहीं चाहता था कि उसके रोमांचपूर्ण भय की भावना में द्वेष भी शामिल हो जाए। यह रहा। हरमाइनी कुछ पल बाद अंधेरे में से एक बार फिर चिल्लाई। ओ नहीं, माफ करना, मुझे लगा था कि इस पर पॉटर लिखा है। वह एक काई लगे जर्जर पत्थर को मल रही थी और त्योरी चढ़ाकर उसे घूर रही थी। हैरी, जरा एक मिनट आना। वो दोबारा नहीं पलटना चाहता था, लेकिन मन मारकर बर्फ में उसकी तरफ गया। क्या? इसे देखो। यह कब्र बहुत पुरानी थी। हैरी को नाम पढ़ने में काफी मुश्किल आ रही थी। हरमाइनी इसके नीचे बने प्रतीक की तरफ इशारा कर रही थी। हैरी, यह तो वही पुस्तक वाला निशान है। उसने उस जगह को देखा जहां हरमाइनी इशारा कर रही थी। पत्थर इतना पुराना हो चुका था कि यह पता लगाना मुश्किल था कि वहां क्या उकेरा गया था। हालांकि अस्पष्ट नाम के नीचे त्रिकोणीय निशान दिख रहा था। हाँ, हो सकता है। हरमाइनी ने अपनी छड़ी रोशन करके पत्थर पर लिखे नाम को गौर से देखा। इस पर लिखा है इग मुझे लगता है इग्नोटस। मैं अपने माता पिता की तलाश में जा रहा हूँ, ठीक है? हैरी ने उससे कहा और उसकी आवाज में थोड़ी चिढ़ भी झलक रही थी। वह हरमाइनी को पुरानी कब्र के पास झुका छोड़कर दोबारा चल दिया। बीच बीच में उसे कोई ऐसा सरनेम दिख जाता था जिससे वह एबॉट की तरह हॉगवर्ट्स में मिल चुका था। कई बार उसी जादूगर परिवार की कई पीढ़ियां कब्रिस्तान में नजर आई। हैरी तारीखों से समझ सकता था कि वह खानदान या तो खत्म हो गया था या फिर उसके जीवित लोग गॉड्रिक्स हॉलो से कहीं दूर रहने चले गए थे। वह कब्रों के बीच होता हुआ और अंदर चला गया। जब भी वह किसी कब्र के पत्थर के पास पहुंचता था, उसे डर और उम्मीद का झटका महसूस होता था। अंधेरा और खामोशी अचानक ज्यादा गहरा गए। हैरी को फौरन दंपिशाचों की याद आई और उसने चारों तरफ देखा। फिर उसे एहसास हुआ कि भजन खत्म हो गए थे। चर्च के सदस्य अब चौक की ओर जा रहे थे और उनकी बातचीत की आवाज अब दूर हो रही थी। हुआ सिर्फ इतना था कि चर्च में किसी ने अभी अभी भीतर की बत्तियां बुझाई थी। फिर हरमाइनी की आवाज अंधेरे में कुछ गज दूर से तीसरी बार आई। यह आवाज स्पष्ट और तीखी थी। हैरी, वे यहाँ है, बिल्कुल यहीं। हरमाइनी के अंदाज से वह जान गया कि इस बार वह उसके मम्मी डैडी का ही जिक्र कर रही थी। वह इस एहसास के साथ उसकी ओर बढ़ा जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर दबाव डाल रही हो। यह वैसा ही एहसास था जैसा उसे डंबलडोर की मौत के बाद हुआ था। एक ऐसा दुख जो उसके दिल और फेफड़ों पर भारी पड़ रहा था। कब्र का यह पत्थर कैंड्रा और एरियाना की कब्र के सिर्फ 2 कतार पीछे था। डंबलडोर की कब्र की तरह ही यह कब्र भी सफेद संगमरमर से बनी थी। इस वजह से इस पर लिखी इबारत को पढ़ना आसान था, क्योंकि यह अंधेरे में चमकती लग रही थी। हैरी को इस पर उकेरे गए शब्दों को पढ़ने के लिए झुकना या बहुत ज्यादा करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जेम्स पॉटर, जन्म 27 मार्च 1960, मृत्यु 31 अक्टूबर 1981। लिली पॉटर, जन्म 30 जनवरी 1960, मृत्यु 31 अक्टूबर 1981। जो अंतिम शत्रु नष्ट होगा वह मृत्यु है। हैरी ने इन शब्दों को धीरे धीरे पढ़ा, जैसे उसे उनका मतलब समझने का सिर्फ एक ही मौका मिला हो। फिर उसने आखिरी शब्दों को जोर से पढ़ा। जो अंतिम शत्रु नष्ट होगा वह मृत्यु है। उसके मन में एक भयंकर विचार आया और दहशत भी। क्या यह प्राणभक्षी जैसा विचार नहीं है? उसे यहाँ क्यों लिखा गया है? हैरी, इसका मतलब मौत को उस तरह हराना नहीं है जिस तरह से प्राणभक्षी सोचते हैं, हरमाइनी ने कहा और उसकी आवाज में कोमलता का भाव था।
जानते हो, इसका मतलब है मौत के पार जीना, मौत के पार जीना। लेकिन वे जीवित नहीं थे, हैरी ने सोचा। वे तो चले गए थे। खोखले शब्द इस सच्चाई को नहीं झुठला सकते थे कि उसके माता पिता के अवशेष बर्फ और पत्थर के नीचे बेजान पड़े थे। इससे पहले कि वो रोक पाता, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके ठंडे चेहरे पर गर्म आंसू बहने लगे। उन्हें पोंछने या नाटक करने से क्या फायदा था? उसने उन्हें बहने दिया। उसके होंठ कसकर बंद थे। वह उस मोटी बर्फ की ओर देख रहा था, जो उसकी आंखों से उस जगह को छिपा रही थी जहां लिली और जेम्स के अंतिम अवशेष दफन थे, जो अब तक हड्डी या मिट्टी में बदल चुके होंगे। उसके मम्मी डैडी को तो इस बात की जानकारी या परवाह भी नहीं होगी कि उनका बेटा इतने करीब खड़ा था और उसका दिल अब भी धड़क रहा था। वह उनके बलिदान के कारण जिंदा था और इस पल सोच रहा था कि काश वह भी इस वक्त बर्फ के नीचे उनके साथ सो रहा होता। हरमाइनी ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार थोड़ा कसकर। हैरी ने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसने भी उसका हाथ दबा दिया। खुद को संभालते और काबू में करने के लिए वह रात की हवा में हाँफते हुए गहरी सांसें ले रहा था। उसे उनके लिए कुछ लाना चाहिए था, लेकिन उसे ख्याल ही नहीं आया था। उसने इधर उधर देखा। कब्रिस्तान के किसी पौधे में कोई पत्ती या फूल नहीं थे। तभी हरमाइनी ने अपनी छड़ी उठाकर हवा में गोला बनाया। क्रिसमस का गुलाबों वाला हार उनके सामने आ गया। हैरी ने उसे लेकर अपने माता पिता की कब्र पर चढ़ा दिया। इसके बाद वो वहां से फौरन चल देना चाहता था। वह अब वहां एक पल भी और खड़े रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने हरमाइनी के कंधों पर अपनी बाह रखी और हरमाइनी ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। वे खामोशी में बर्फ पर चलने लगे। वे डंबलडोर की माँ और बहन के पास से निकले। अब वे अंधेरे चर्च और उस छोटे की गेट की ओर बढ़ रहे थे, जो अभी नजर नहीं आ रहा था।